Hi everyone. Hope you are doing good. Okay, so in the previous lecture we had seen with causes of unemployment. मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की फसाद की जड़ क्या है, तो ये जड़ तक पहुंचना क्यों जरूरी था ताकि हम उस जड़ को उखाड़ के फेंक सके. So ultimately causes are studied to know the exact root cause of any problem. And why do we know the root cause? Because we want to get rid of it. So आज हमारा लेक्चर इसी टॉपिक के बारे में है, and that is on your screen already. Measures to reduce unemployment. Okay, on your screen, let us see that in detail. The problem of unemployment is not only economic, it is also giving rise to social, moral and psychological issues. मतलब इट्स टू मच. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब खाली एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, इट ऑल्सो गिव्स राइज टू सोशल प्रॉब्लम्स. द पर्सन इज नॉट विलिंगली एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी. उसका मॉरल डाउन हो जाता है, उसकी एथिकल वैल्यूज का कुछ ठिकाना नहीं रहता, एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाएंगे इन सब से. जो अभी रिसेंटली आप ऑब्जर्व कर ही रहे हैं कि घर बैठे बैठे आधे से ऊपर लोग के दिमाग खराब हो गए हैं, और हमें तो अभी घर मजबूरी में बैठना पड़ रहा है ड्यू टू कोरोना. बट व्हाट अबाउट दोस पीपल, जब कोरोना नहीं था फिर भी वो घर पे बैठे थे क्योंकि उनके पास कोई कामकाजी नहीं था. दे वर अनएम्प्लॉयड, so they would all be facing these different kinds of issues, and that is the reason why unemployment is a very serious problem which any nation should address. Okay, chaliye, that is why in India, right from the first 5-year plan, one major objective is to reduce unemployment. तो हमने, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले से ही ये जान लिया था कि अनएम्प्लॉयमेंट एक सीरियस प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन हमें लाना चाहिए. सो राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान हमारे टारगेट में, हमारी हिट लिस्ट में हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करना तो था ही, और हमने ये सोचा था कि हम अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को आराम से सॉल्व कर लेंगे और अपनी कंट्री से बाहर कर देंगे. जैसे आपके सामने ये रिंग है, अज्यूम करो कि ये रिंग इंडिया है. जो रेसलर है उसको ऑलरेडी नाम देके रखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो रेफरी है इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, अनएम्प्लॉयमेंट. तो जैसे ये रेफरी रिंग के बाहर गया वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट अपनी कंट्री से बाहर हो जाएगा. ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा था, प्लान किया था इन ऑल द 5-year प्लान्स राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान. लेकिन आप जानते हैं प्लानिंग करना अलग बात है और उसका एग्जीक्यूशन होना दूसरी बात है. और हम सब प्लानिंग करने में अच्छे हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में हमारा कोई ठिकाना नहीं है. ठीक है, चलिए फिर इन द 8th 5-year प्लान, राइट टू एम्प्लॉयमेंट वॉज थॉट एज अ फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट आपने सुना होगा, जो आपका बेसिक राइट है, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है. राइट टू स्पीच, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, सब सुना है आपने. वैसे ही एक फंडामेंटल राइट क्या होना चाहिए, राइट टू एम्प्लॉयमेंट. मतलब हमको रोजगार मिले, ये हम मुंह फाड़ के गवर्नमेंट के सामने बोल सकते हैं कि ये मेरा अधिकार है, मेरे को एम्प्लॉयमेंट चाहिए. एंड चेंजेस कुड बी मेड, सुनना ध्यान से, चेंजेस कुड बी मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कुड नॉट बी मटीरियलाइज्ड. मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी एक राइट होना चाहिए था, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, और ये हमने सोचा भी कि सबको रोजगार मिलना चाहिए, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देते हैं. जैसे सबको बोलने का अधिकार है, सबको एजुकेशन का अधिकार है, वैसे ही सबको काम करने का भी अधिकार मिलना चाहिए. ये अधिकार अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में ला देते तो ट्रस्ट मी
बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द नेशन, और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में आने ही नहीं दिया, क्योंकि फिर कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा गवर्नमेंट पे उंगली उठाएगा और बोलेगा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का तुमने ध्यान रखा नहीं। गवर्नमेंट सुनने के मूड में नहीं है, किसी भी देश की गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए कि कोई भी आके उनको कुछ भी बोल दे। दैट इज द रीजन व्हाई इट वाज नेवर पुट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर नेशन। ठीक है, आगे देखो लिखा है, टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर कंट्री। कंट्री मतलब इशारा किसकी तरफ है? गवर्नमेंट की तरफ ही है। सो ये पिक्चर आपके सामने आया, ये मोटा इंसान क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो ब्लैक कोट में ये भाई साहब भाग रहे हैं वो कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज शुड बी द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी कंट्री, एंड बाय कंट्री वी मीन टू से गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी है इन इंडिया, बिकॉज वी नो सरप्लस ऑफ लेबर, इतने ज्यादा लोग हैं इंडिया में कि करोड़ों लोगों का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने का जवाबदारी बहुत बड़ा होता है, और ये जवाबदारी हम लीगली ऑन पेपर कहीं पे लिखना नहीं चाहते, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल आया नहीं। रूल आया नहीं मतलब किसी की भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी साबित हुई नहीं। सो अब एक तरफ एक सेक्शन है जो रोता रहेगा कि मुझे काम नहीं है, काम नहीं है। दूसरी तरफ एक सेक्शन है जो बोलेगा कि तुम में वो स्किल्स नहीं है कि हम तुमको काम दें, जो हमने ऑलरेडी कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में पढ़ ही लिया था कि अपना एजुकेशन इज नॉट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। पहला मेजर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया वो क्या है? पॉपुलेशन कंट्रोल। तो पहला, इफ इन इंडिया प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज टू बी सॉल्व्ड देन इफेक्टिव स्टेप्स फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल मस्ट बी टेकन। सीधी सी बात है, क्योंकि हर प्रॉब्लम की फसाद की जड़ क्या है? मैंने पहले भी बोला था, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लेबरर्स बढ़ेंगे, तो ज्यादा लोग नौकरी की तलाश में जाएंगे। ये हमने कॉजेज में भी देखा था। तो सबसे पहला मुद्दा क्या होना चाहिए कि हमें अब समझ जाना है और कम बच्चे रिप्रोड्यूस करने हैं ताकि एडिशन टू लेबर सप्लाई कम हो। एडिशन टू लेबर सप्लाई कम होगा तो अपने आप those people who are looking for employment opportunities, who are in search of job will go down, and those people who are in search of job will go down, so automatically unemployment is going to go down. तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए इफेक्टिव स्टेप्स हमें लेने चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। When the rate of population growth will come down, then high rate of labor supply will reduce. तो यही मैंने बोला कि जब बच्चे ही कम पैदा होंगे, पॉपुलेशन ही कम ग्रो करेगा, तो जो लोग नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं वो भी अपने आप कम होंगे ना, क्योंकि नौकरी की तलाश में कौन है? लोग, और लोगों की ही कमी हो जाएगी अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेते हैं तो। ठीक है, सो अपने आप अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद सो नंबर ऑफ जॉब सीकर्स विल रिड्यूस एंड ऑन द अदर हैंड resources will become surplus। मतलब जॉब सीकर मतलब क्या? those people who are seeking job, who are in search of job will reduce। तो जो भी रिसोर्सेज हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, उसमें सबका समावेश हो जाएगा क्योंकि लोग ही कम है। आज ये समस्या क्यों किसी डेवलप्ड कंट्री को इतनी इन डेप्थ नहीं फेस करनी पड़ती जितनी इंडिया को फेस करनी पड़ती है? क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है। जब ऑस्ट्रेलिया की तुम बात करो तो 2 करोड़ लोग ही हैं मुश्किल से। उनके लिए रोजगार जनरेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। 2 करोड़, उसका 4 गुना 8 करोड़ इज द पॉपुलेशन ऑफ ओनली महाराष्ट्र। अपना एक स्टेट, ऐसे 4 ऑस्ट्रेलिया। और ये मत भूलो, हमने ऑलरेडी ये देखा था कि हर साल हम एक ऑस्ट्रेलिया
रिप्रोड्यूस करते हैं। दूसरी कंट्रीज की अगर हम बात करें, मलेशिया है, ओके, छोटा सा कंट्री लेकिन कामकाज में बहुत आगे। क्यों? क्योंकि कम लोग हैं तो उन लोगों को कंट्रोल करना भी इजी होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी आसानी से फॉलो होगी क्योंकि इट इज वेरी इजी टू कंट्रोल लेस नंबर ऑफ पीपल एंड द प्लान्स मेड बाय द गवर्नमेंट आर प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑल्सो, क्योंकि लेस नंबर ऑफ पीपल विल इजीली बी एबल टू फॉलो द लॉ। अब यहाँ पे लोग ही इतने सारे हैं और इतने सारे लोगों को लॉ फॉलो करवाना, पॉलिसी समझाना, उनको कन्विंस करना, एक डायरेक्शन में लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को अगर हमें फटाफट सॉल्व करना है तो पॉपुलेशन को फटाफट कंट्रोल में लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल इंक्रीज। सीधी सी बात है, लोग कम होंगे, छोटा परिवार, सुखी परिवार। देखो लिखा है लेस पॉपुलेशन, हेल्दी पॉपुलेशन। फिर क्या लिखा है उसके ऊपर? प्लान योर फैमिली, प्लान योर फ्यूचर, है ना। ये सारे बोर्ड्स जो अभी आपको दिख रहे हैं वो यही बात बता रहे हैं कि छोटा परिवार, सुखी परिवार। जितने कम लोग होंगे उतना कम खर्चा होगा, उतना सेविंग्स बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एंड विथ increase in investment there will be increase in production also, there will be increase in employment opportunities also, provided we focus on labor intensive technique of production, ठीक है। सो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मेजर क्या होना चाहिए टू कंट्रोल द पॉपुलेशन? सप्लाई ऑफ लेबर को आप कंट्रोल कर लो, अपने आप बहुत ज्यादा हद तक अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी कंट्रोल में आ जाएगी। ओके, चलिए फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं, इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, तो एक तरफ सप्लाई ऑफ लेबर कम होगा और दूसरी तरफ हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएंगे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने का सबसे इजी रास्ता कौन सा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, इकोनॉमिक ग्रोथ करो। और ये कैसे हो पाएगा? बाय डेवलपिंग मोर बिजनेसेस, बाय एंटरिंग इनटू दो सेक्टर्स जिसमें अभी तक हमारी एंट्री हुई नहीं थी। फोकस ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इनमें जबरदस्त ग्रोथ और डेवलपमेंट लाने की सख्त जरूरत है। तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट डाउन जाएगा। लेट अस सी द फैक्ट्स नाउ। इन द इनिशियल ईयर्स the rate of economic development used to be as low as 3 to 3.5%, which is very low। समझ में आ रहा है? क्योंकि इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर लगातार चलता रहा तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रिड्यूस होने की जगह बढ़ जाएगी, जो एग्जैक्टली इंडिया में हुआ, जो हम कॉजेज में ऑलरेडी देख चुके थे। अब हमें करना क्या है? देखो वो लिखा है, एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिटवीन पब्लिक, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। सो अकेली गवर्नमेंट से भी कुछ नहीं होगा और अकेले प्राइवेट सेक्टर से भी कुछ नहीं होगा। दोनों को मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। और जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए पता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपने लास्ट ईयर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, company, cooperative society. So cooperative society started by economically weaker sections of the society, and they start this business on the basis of cooperation. They start manufacturing those goods and they start providing those services जो वो मार्केट में पहले खरीदने जाते थे तो उनका उसमें एक्सप्लॉयटेशन होता था। वो एक्सप्लॉयटेशन को मिटाने के लिए ये गरीब लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने ये बिजनेस खुद स्टार्ट किया। और सबसे पहले ये गुड्स और सर्विसेज पे किसका अधिकार होता है? मेंबर्स का अधिकार होता है, जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स बने हुए हैं। पहले गुड्स एंड सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड की जाएगी, फिर सरप्लस कुछ बचा तो वो बाहर वालों को दिया जाएगा और उसमें से भी जो प्रॉफिट कमाया वो वापस किसको बिलोंग करेगा? मेंबर्स को बिलोंग करेगा। सो दिस इज व्हाट वी कैन डू। एफर्ट शुड बी पुट इन द डायरेक्शन ऑफ increasing capital investment, and not only by the government or not only by us, it should be by both, and the best way is public private partnership. And along with this we should also focus on increasing capital investment in which sector?
cooperative sector which is meant for the upliftment of the poor people only. Okay, चलिए फिर in agricultural sector irrigational facilities and banking and marketing facilities should increase and agricultural growth rate should be kept high. एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट पे भी हमें फोकस करना चाहिए. खाली इंडस्ट्री और सर्विस पे काम किया तो नहीं चलेगा, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन कहाँ है? रूरल एरिया में. रूरल एरिया में बेस्ट एक्टिविटी कौन सी है? एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चरल सेक्टर पे हमें ध्यान देना चाहिए. उसके लिए अलग अलग प्रकार की इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमें क्रिएट करनी चाहिए. और ये अगर हम क्रिएट करने में कामयाब हो गए तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिस सेक्टर में है उनके लिए हम रोजगार जनरेट कर पाएंगे. सो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व होना स्टार्ट होगा. ओके, चलिए फिर एफर्ट्स ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन शुड बी मेड इन सच अ वे दैट एडवांटेज शैल बी रीप्ड बाय एवरी स्टेट. मतलब हम ये चाहते हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो खाली गुजरात, पंजाब, हरियाणा तक सीमित ना रहे, ये पूरे देश में अच्छे से एग्जीक्यूट हो. तो उसको एग्जीक्यूशन में अब हमें लाना चाहिए, बाय विच we will be able to develop the agricultural sector in every state, and automatically majority of the population who are suffering from unemployment belonging to agricultural sector will start becoming employed. तो ये प्रॉब्लम काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा. ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग. तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या आया. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एकदम इग्नोर कर रही है. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का इमोशन क्या होगा? डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन वाला इमोशन होगा कि आप मेरे को स्मॉल स्केल भले ही बुलाओ, लेकिन मुझ में काफी पावर है टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विच कैन सॉल्व द बर्निंग इश्यू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द नेशन. कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड. सबसे पहला, इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर. ये हम जानते हैं. एज अ की टू बेसिक इंडस्ट्रीज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स वर डेवलप्ड विच वाज अवर मिस्टेक. तो हमें करना क्या था? बट in present situation employment oriented planning is a must. State has encouraged consumer goods, labor intensive industries, small and medium scale industries, business and trade, animal husbandry, dairy development etc. छोटे छोटे बिजनेसेस फटाफट शुरू हो सकते हैं और ये मैक्सिमम रोजगार जनरेट कर सकते हैं. और हमने ये छोटे बिजनेसेस को छोटा है बोल के इग्नोर किया और फोकस किया बेसिक इंडस्ट्रीज पे, हैवी इंडस्ट्रीज पे, जो प्रोडक्शन करते तो थे लेकिन वो प्रोडक्शन किससे करवा रहे थे? मशीन्स से. और इसीलिए हमारा जो प्लानिंग था इट वाज नॉट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड. और जब प्लानिंग ही एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नहीं है तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होता था? जॉबलेस ग्रोथ होता था. If you remember, yesterday only we had seen this. Okay, उसके बाद because of all these industries require less of capital and they generate more employment. So कम पैसा लगा के अगर हम ज्यादा रोजगार जनरेट कर सकते हैं और दूसरी तरफ ज्यादा पैसा लगा के कम एम्प्लॉयमेंट होगा तो इंडिया के लिए कौन सा अच्छा है बताओ? यस, कम पैसा लगा के ज्यादा रोजगार जनरेट करना, बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री विथ surplus labor and not surplus capital. ओके, सो आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए. हमेशा आपको इंडस्ट्री शुरू करने से पहले यही सोचना चाहिए कि मैं अपना पेट तो भरूंगा लेकिन उसके साथ मैं कितनी दूसरी फैमिलीज का पेट भर सकता हूं. जितना ज्यादा नंबर ये होगा उतना ज्यादा अपना अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम फटाफट कंट्रोल में आएगा. ओके, एज फॉर एग्जाम्पल यूविल इज ऑल्सो अ स्मॉल स्केल फर्म, लेकिन कम से कम 65 प्लस फैमिलीज आर गेटिंग देयर एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम यूविल. अंडरस्टूड? अदर देन पार्टनर्स की मैं बात कर रहा हूं. 65 प्लस पीपल, उनका घर
चल रहा है बिकॉज यू विल ने रोजगार जनरेट किया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की फॉर सो मेनी पीपल, और ये काउंट बहुत मामूली है। 65 प्लस मीन्स नथिंग। हमारा तो टारगेट है कि 65 ही क्यों, 6500 क्यों नहीं, लेकिन यू विल अभी उस लेवल पे पहुंचा नहीं है। पहुंचेगा, आप लोग की दुआ रही, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद रहा तो हम वो लेवल पे भी पहुंचेंगे। एंड वी आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट नॉट ओनली डेवलपिंग आवरसेल्व्स बट डेवलपिंग अदर्स ऑल्सो विथ अस। जितनी ज्यादा फैमिलीज हमसे जुड़ेंगी उतना ज्यादा अच्छा हमारा भी होगा, उनका भी होगा, और ऐसे करके ही हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो एक बहुत छोटा बिजनेस मैंने लिया, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इंडस्ट्रियल बिजनेस, उसमें तो कितने सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिन्होंने कितना सारा रोजगार जनरेट किया होगा, लेकिन इतना करने के बाद भी काफी नहीं है। इंडिया में और बहुत काम बाकी है, और ऐसे बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स की हमें जरूरत है जो रोजगार जनरेट करे। और इसीलिए मैंने जो लेक्चर 1 पे कहा था कि ये चैप्टर होना ही नहीं चाहिए। वो क्यों? क्योंकि इतना सारा काम है करने को, लेकिन हम में बुद्धि नहीं है वो काम करने की, इसीलिए हम नौरे बैठे हुए। अंडरस्टूड? हम मतलब वो लोग जो अनएम्प्लॉयड है उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। सो आवर प्लानिंग शुड बी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। आप हमेशा ये सोचो कि आपके बिजनेस के साथ कितने और परिवार जुड़ सकते हैं, उनका अपलिफ्टमेंट हो सकता है, तो ही योर प्लानिंग, योर बिजनेस इज फोकसिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट, एंड देन ओनली द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल गेट सॉल्व। ओके, चलिए फिर पॉइंट नंबर 4, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन, है ना? एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड खाली प्लानिंग नहीं होना चाहिए, आपका एजुकेशन भी वैसा होना चाहिए, ठीक है? लेट अस सी, जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स शुड बी लॉन्च्ड। देखो लिखा है, मेजर चेंजेस नीडेड इन द एजुकेशन सिस्टम which focuses on providing training and business oriented education in the field of trade, commerce, agriculture and industry। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि किताबी ज्ञान से कुछ भी होने वाला नहीं है, यू शुड फोकस ऑन योर स्किल्स। ओके, अब आपको ऑलरेडी मालूम है कि करंट एजुकेशन सिस्टम इज नॉट सफिशिएंट, खाली बुकिश नॉलेज हासिल करना प्रॉपर नहीं है। लेकिन फिर भी ये साल जब अनाउंसमेंट हुआ कि 30% सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया है, आपका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ये जानने के बाद भी कि इवन आफ्टर गोइंग फॉर 100% सिलेबस यू आर नॉट एम्प्लॉयबल, नाउ यू आर गोइंग टू गो फॉर ओनली 70% ऑफ द सिलेबस, तो और खराब हो गया। मतलब आप में बुकिश नॉलेज भी नहीं होगा। एटलीस्ट पुराने जो स्टूडेंट्स थे 100% सिलेबस वाले, उनमें बुकिश नॉलेज तो था, उन्हें कंसेप्ट तो मालूम थे, आपको तो वो भी मालूम नहीं होंगे। और इसीलिए यूविल ने ये चैलेंज उठाया है कि हम तो पूरा 100% सिलेबस हमारे सब स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। पढ़ना नहीं पढ़ना उनका मैटर है, लेकिन मेरी मानो तो 100% सिलेबस आप पढ़ना, क्योंकि आपका गोल खाली 12th पास करना नहीं है। 12th के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी चीज भी आने वाली है, जिसमें आप इन्हीं में से काफी सारे कंसेप्ट तब देखेंगे। तो तब एकदम नई फीलिंग ना आए कि ये हमने पहले भी देखा हुआ है, ऐसी फीलिंग आए तो 100% सिलेबस करना बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज है, समझ में आ रहा है? No doubt, this particular academic information is not going to create employment for you, but it is going to help you in achieving a degree, and that degree will create employment for you automatically, provided you have other skills also। तो जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें रैपिड चेंजेस लाने की जरूरत है। इस खूबसूरत कंसेप्ट को समझने के लिए एक वीडियो मैंने ढूंढा है जो अभी आएगा आपकी स्क्रीन पे। Your son is a failure. He's barely passing my class, and with grades like this, I'm just not sure what kind of future he's gonna have. What do you have to say for yourself? You're supposed to graduate this year. Listen to Mr. Johnson. What kind of future do you think you're gonna have?
With all due respect, don't call me a failure. Failure is an event, not a person, in fact. And you talk about the future, Mr. Johnson, but you're not preparing us for that. Excuse me? Just listen to what I'm saying. This should be good. Would you agree that in the future, most careers will become automated? Yeah, so? So the people who succeed will have to be curious, innovative, with resilience to adapt to new changes. What's your point? My point is, the focus in this school is not on that. It is on regurgitating information and test taking, and that's just real. But in today's world, creativity is the most important leadership skill. Oh, that's how you feel. You don't have to believe me, but maybe you will believe the 1,500 executives who recently said creativity is the most important leadership skill. See, pretty soon, no one will be hired because of what they know. Because who cares what you know or if you've memorized a fact? We've got Google and Siri for that. In the future, people will be hired because of what they can do with their knowledge. Can they creatively solve real-world problems, not just follow instructions or directions and bubble in multiple choice questions? So, Mom, that's why I'm stressed, because these robotic tasks we learn in school should stop. Because no one can do a robot's job better than a robot. Billionaire founder of Alibaba, Jack Ma, said that we should not compete with artificial intelligence, but instead focus on developing unique human intelligence. Mr. Johnson, drills are for teeth, not the human mind. So these repetitive knowledge-based tasks we must leave behind. Or in the future, you're gonna find a lot of people graduating out of your class right into the unemployment line. Unemployment line. See, many top companies today don't look at grades. Mom, that old way is expiring. Google has been quoted as saying GPAs are worthless criteria for hiring. Founder of Tesla, Elon Musk, agrees. So I say this with unease and sorrow. If you continue to teach today as you taught yesterday, then you rob us students of tomorrow. Mr. Johnson, I mean no disrespect. You have the most important job on this planet. You build, create, and save lives. But if you really care about my future, like you say, then you have to fully commit and ask yourself honestly, how do I prepare a child for a future that doesn't yet exist? Here's a hint. The answer is not found in this. It's using this and this. See, in the future, we will need more passion and compassion. People with inspired hearts and wisdom to uplift this planet. See, if we are to succeed, all three of us need behavior change on all fronts. We talk about the future, but the future is now, and it is created now by all of us. I've never heard you speak like that before. Yeah, I didn't know. But I'm going to reach out to administration and try to change some things. You have my word. एकदम सही बोला उसने कि किताबी ज्ञान से, ग्रेड से हमें रोजगार नहीं मिलने वाला. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर आपको ये सब बातें मालूम है तो आप क्यों हमको ये किताबी ज्ञान दे रहे हैं? आप क्यों हमको शॉर्टकट्स देते हैं टू लर्न द थिंग्स? जस्ट बिकॉज आवर एजुकेशन सिस्टम हैज स्टिल नॉट चेंज. वी आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ इट, बट स्टेइंग अ पार्ट ऑफ इट वी कैन चेंज इट. एटलीस्ट हम वो सारी चीज तो करेंगे ही जो टेक्स्ट बुक में है, जो पुराने एजुकेशन सिस्टम में है, उसको हमें एक्सक्लूड नहीं करना. लेकिन उसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें ऐसी करनी है जो ये करंट एजुकेशन सिस्टम हमको नहीं देता. और वही सारी चीज यूविल एज एन ऑर्गेनाइजेशन में कराई जाती है. ये साल लिमिटेशन है, बट नॉर्मल ईयर्स में वी ऑर्गेनाइज सो मेनी फंक्शंस. टीचर्स डे वो हमारे सेलिब्रेशन के लिए नहीं होता. वो आप सोचते हो कि हम टीचर्स के साथ टीचर्स डे सेलिब्रेट करें, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके भी उसमें कितने सारे स्किल्स बाहर आते हैं. ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंटेशन देना, टीचर्स के सामने परफॉर्मेंस देना, ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है. देन वी ऑल्सो यूज टू गो टू पिकनिक वेयर it's an open platform for anyone to build proper relations with their colleagues. उनको जानना, पहचानना, नए एनवायरनमेंट में जाना, ये सारी चीज भी होती थी.
साथ साथ जो भी टॉपिक्स हमारे टेक्स्ट बुक में है उसमें से जो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए हैं उसके आपको एग्जाम्पल्स सिखलाए जाते थे, जो थोड़े बहुत हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जो पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करते थे, जिससे आप बहुत कुछ सीखते थे। बट ड्यू टू दिस ऑनलाइन थिंग थोड़े बहुत लिमिटेशंस हमारे बढ़ गए हैं, जिसमें हम वो सारी स्टोरीज, वो सारी घटनाएं यहाँ ओपनली शेयर नहीं कर पाते, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू नो थिंग्स अबाउट द पर्सन हु इज कनेक्टेड विथ अस। अब काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स अभी हैं जिनको मैं कभी मिला नहीं हूं, तो वो तो यही बोलेंगे सर आपकी लाइफ स्टोरी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप पढ़ाओ ना, खत्म करो ना जल्दी। और ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि शॉर्ट वीडियोस होते हैं तो उसमें रिटेंशन ज्यादा होता है, और लंबे वीडियोस होते हैं उसमें रिटेंशन कम होता है। बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव ऑल्सो राइट नाउ इज व्हाट, कि फटाफट कंप्लीट करो ना सर। और इसीलिए सिलेबस रिड्यूस हुआ तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वी डोंट वांट टू एक्चुअली एजुकेट आवरसेल्व्स, वी आर इंटरेस्टेड इन कंप्लीटिंग दिस फॉर्मेलिटी। बट be creative, be innovative, and be hungry for more knowledge, for learning new things, तो ये आपकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाएगा। सो एजुकेशन सिस्टम शुड चेंज रैपिडली, और हमने भी बहुत कोशिश करी है कि इसको थोड़ा बहुत चेंज हम कर सके, बट गवर्नमेंट, स्कूल्स, वो सब यही पुराने सिस्टम को पकड़ के रखे हुए हैं, और इसीलिए इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ रही है। ठीक है, सो एटलीस्ट हम ये तो कोशिश कर सकते हैं कि हमारे क्लास में से कोई भी इंसान अनएम्प्लॉयड न रहे, हमारे क्लास का कोई स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए। एंड वी हैव सक्सेस स्टोरीज ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स जो पढ़ने में बहुत बेकार थे लेकिन आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। 11th-12th में 50-55% आए, लेकिन बाद में उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो वो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, MBAs हैं, फॉरेन में कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, फॉरेन में अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं, फॉरेन में मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में जॉब कर रहे हैं। एंड दे स्टिल रिमेंबर अस। 5 सितंबर को अब्रॉड से भी कॉल्स आते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन अपना होना चाहिए, ऐसा एजुकेशन जो आपको नॉलेज दे, ठीक है, लेकिन नॉलेज मिलने के बाद आपको अच्छा काम दिलवाए, जहां पे आप उस नॉलेज को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सको, और उस नॉलेज को एक्सप्रेस करने के बाद दुनिया का कुछ भलीवार कर सको। ये एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अ रिवॉल्यूशनरी चेंज इन द एजुकेशन फील्ड इज नेसेसरी which can implement education system with perfect human resource planning। तो ये मैंने कल ही डिस्कस किया था कि एक ऐसा बिजनेस आइडिया जहां पे बीच में क्या हो, एक ऑर्गेनाइजेशन जो किसकी डिमांड को सप्लाई के साथ मैच करे, इंडस्ट्रियल डिमांड ऑफ वर्कर्स को इंडस्ट्रियल वर्कर्स के सप्लाई से मैच करे। और वो मैच कैसे हो पाता था, पहले इंडस्ट्रीज को जाके पूछो कि तुम्हें कौन कौन से प्रकार के स्किल्स लेबरर्स में चाहिए, और वो स्किल्स जानने के बाद उसका एक ऐसा कोर्स बनाओ जो इन लेबरर्स को सिखला के ही सीधा इंडस्ट्री में भेजो। डायरेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी, सो आपको जो स्किल्स चाहिए काम देने के लिए वो मैं इन लेबरर्स में इनकलकेट करके आपको दूंगा। तो लेबरर जैसे ही ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन से बाहर निकलेगा, सीधा फैक्ट्री में उसको जॉब मिल जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे। इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2015, collaborations with industries are developed for employment generation. Similarly, employment opportunities has to be studied, and accordingly curriculum needs to be prepared, which includes private sector association also। वही हो गया जो मैंने बोला था कि प्राइवेट सेक्टर के साथ हमको एसोसिएट होके एक ऐसा एजुकेशन पॉलिसी बनाना चाहिए, एक ऐसा एजुकेशन प्रोग्राम बनाना चाहिए जो उनकी नीड्स को पूरा करे, और उनकी नीड्स पूरी होगी तो ही वो उस इंसान को काम पे रखेंगे। सो दैट पर्सन शुड बी हैविंग ऑल दो स्किल्स which creates employability for them, and that can be done easily by proper coordination between the private sector
and the public sector to change the education system. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपने ये भी देखा है कि कोई भी इंसान कोई भी सब्जेक्ट चुन सकता है राइट फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड. अभी 100% क्लैरिटी उस पर नहीं है. और साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि 6th ऑनवर्ड्स कोडिंग इज गोइंग टू बी कंपल्सरी, विच इज द नीड ऑफ द फ्यूचर. आज हम सब कितने सारे आइडियाज लेके बैठे हुए हैं, लेकिन वो आइडियाज को कन्वर्ट करना इन रियलिटी वी नीड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पीपल, आईटी पीपल, क्रिएटिव पीपल, जो हमारे लिए ऐसा सॉफ्टवेयर बना सके, एक ऐसा ऐप बना सके जिसमें हमें बहुत सारी चीजें अभी इंक्लूड करनी है, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं बिकॉज वी डोंट बिलोंग टू द आईटी सेक्टर. बाकी रेवोल्यूशनरी चेंजेस यहाँ पे हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए वी नीड आईटी एक्सपर्ट्स. सो कोडिंग इज कंपल्सरी, और अगर कोडिंग हमको आता, उसमें हम एक्सपर्ट होते, तो ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स अब तक मार्केट में हम लॉन्च कर चुके होते. बट कॉमर्स बैकग्राउंड का ये लिमिटेशन था, तो यही लिमिटेशन जो आज हमें नड़ रहा है वो हमारे भविष्य में आने वाले यंग लोगों को न नड़े, इसीलिए उनको कोडिंग 6th स्टैंडर्ड से ही कंपलसरी करवाया जाएगा. सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये रूल्स भी आए हैं, तो थोड़ा बहुत चेंज डेफिनेटली एजुकेशन में आएगा, जिससे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा. ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं. डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो ये भी हमने देखा था. कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव कैपेसिटी टू क्रिएट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विथ लीस्ट इन्वेस्टमेंट, है ना. सो हैवी इंडस्ट्रीज और एसएसआई अगर बात करेंगे, तो एसएसआई हैवी इंडस्ट्रीज को क्या बोलेगा? आई नो मोर देन यू, आई कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देन यू. ओके, विथ अ सिमिलर कैपिटल SSI can create 7.5 times more employment than big industries. SSI मतलब small scale industry. It can create how many times employment? 7.5 times employment as compared to big industries. This is a blessing for countries like India with scarce capital and surplus labor. But India ने कभी भी SSI पे, कॉटेज इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया ही नहीं. जो ब्लेसिंग था उसको हमने इग्नोर किया, तो अब तो कर्स ही कर्स होगा ना. ठीक है, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, कर्स मतलब श्राप. तो जो हमारे लिए ब्लेसिंग थी उसको हमने इग्नोर किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? कर्स में कन्वर्ट हो गया. अब भुगतो. जितनी हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज शुरू करोगे, उतना मशीन्स को काम मिलेगा, लोगों को काम नहीं मिलेगा. ऊपर से पैसा उसमें इतना ज्यादा इन्वेस्ट होगा, दूसरा पैसा आपके पास बचेगा ही नहीं टू क्रिएट इंडस्ट्रीज विच कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. तो हुआ ना, ब्लेसिंग गॉट कन्वर्टेड इनटू अ कर्स. उसके बाद इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी these industries are given importance. Production of certain goods are reserved for small scale industries, and state also provides monetary, technical and managerial help. तो क्या लिखा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ गुड्स हमने रिजर्व करके रखे थे, और ये इंडस्ट्रीज के लिए इतनी सारी आइटम्स रिजर्व करने का ऑब्जेक्टिव यही था कि इन आइटम्स का प्रोडक्शन तो एसएसआई ही करेगा, क्योंकि दैट क्रिएट्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. तो गुड्स के गुड्स भी बन जाएंगे और लोगों का रोजगार भी जनरेट हो जाएगा. ओके, साथ ही साथ इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को पैसों की कमी होती है, टेक्निकल नॉलेज की कमी होती है, मैनेजमेंट का उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता. तो ये सारी हेल्प भी कौन करना चाहेगा? गवर्नमेंट करना चाहेगी, और गवर्नमेंट उनको ये सारी हेल्प प्रोवाइड करेगी, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मशीन्स हो, चाहे वो मैनेजरियल स्किल्स हो. इन सब में गवर्नमेंट आगे आके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की मदद करेगी. ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं. Extension of infrastructural facilities. If government extends the services like education, health, housing, electricity, roads, business training center and other infrastructure facilities, then with the help of local resources, employment can be made available to individuals
nearer to their residences. So आज अपना जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग एरिया में अपनी अपनी जगह पे रहता है, और आपने ये देखा होगा कि गांव छोड़ के उन्हें शहर आना पड़ता है फॉर क्रिएटिंग देयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये न करना पड़े इसीलिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज को और बढ़ाना पड़ेगा, उसको अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हासिल करने के लिए लोगों को अपना रेसिडेंस छोड़ के यहां ना आना पड़े। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी खुद चल के उनके डोर को खटखटाए। बोलते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक द डोर ट्वाइस। अबे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना इन्वेस्टमेंट करो, इतना डेवलपमेंट करो कि घर घर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पहुंचे और वो लोग भी ऐसे ही खुश हो सके और लोगों को बोल सकें कि आई गॉट द जॉब। ओके, एनीवेज उसके बाद एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो जनरेट इन एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर, सो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल रिड्यूस। एग्रीकल्चरल सेक्टर में हम छोटे मोटे चेंजेस ला सकते हैं। वो छोटे मोटे चेंजेस क्या होंगे, कैसे होंगे, उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ऑन योर स्क्रीन। इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है तो ये जुगाड़ है, छोटा सा चेंज, बट दिस विल लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। पानी का ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो देखो ऐसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर को मॉनसून पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। पैडल का पैडल, हेल्थ की हेल्थ और पानी का पानी। ये देखो साइकिलिंग के साथ कटिंग मशीन, इंडियन टेक्नोलॉजी, और ये रूरल एरियाज में हो रहा है। Harvesting of crops. Done. So convenient. So not only the agricultural sector, even the allied sector, मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज भी ग्रो होनी चाहिए जिसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो फिर 7th, स्पीड एंड एक्सपांशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो वही पॉइंट आया, एग्रीकल्चर हैज मोर स्पेस टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट देन एनी अदर सेक्टर। ओके, पीसी महालनोबिस estimated that in India by investing rupees 1 crore in agricultural sector 40,000 people can be employed and production can be increased by 5.7%. सच है क्या? हाँ सच है, प्रॉपर रिसर्च के बाद ये डेटा हमने छापा है। आगे पढ़ो, whereas in big industries by investing rupees 1 crore only 500 people can be employed and production can be increased only by 1.4%. अब आप मेरे को बताओ, 1 करोड़ रुपया डाल के आप प्रोडक्शन 5.7% बढ़ा के
40,000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके काम करना चाहोगे कि वही 1 करोड़ रुपए से प्रोडक्शन खाली 1.4% से बढ़ेगा और रोजगार भी खाली 500 लोग को मिलेगा, ये प्रेफर करोगे? क्या प्रेफर करना चाहिए एज अ नेशन? सो इफ यू आर द गवर्नमेंट ऑफ द नेशन, you will always prefer to invest in which sector? Agricultural sector, because that has the maximum capacity to create employment opportunities. Okay, चलिए फिर आगे देखते हैं, वही पॉइंट कंटिन्यू है. Complementary activities such as minor and major irrigation, soil conservation, mixed farming, forest development, planning for more than one harvest in a year should be adopted. अब बात को समझो. इरिगेशन हमने देखा वो वीडियो में कि पानी का अरेंजमेंट कैसे करना है. सॉइल कंजर्वेशन मतलब जो भी अपनी जमीन है उसकी फर्टिलिटी को हम प्रॉपरली कंजर्व करें, संभाल के रखें. आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल के उस जमीन को खराब ना करें. वी शुड गो फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग. फिर क्या लिखा है? मिक्स फार्मिंग मीन्स नथिंग बट हार्वेस्टिंग मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर. सो आप खाली एक ही प्रोडक्ट ग्रो करो ऐसा नहीं, एक पूरा साल है उसमें अपनी जमीन को इतना कैपेबल बनाओ, इतना उपजाऊ बनाओ कि यू कैन गो फॉर हार्वेस्टिंग मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर. दैट इज कॉल्ड एज मिक्स फार्मिंग. एंड देन यू शुड ऑल्सो गो फॉर फॉरेस्ट डेवलपमेंट. डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसका हमें क्या करना है? एफॉरेस्टेशन करना है. और ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है इस दुनिया में विच कैन बी यूज टू प्लांट ट्रीज. रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, अब वो ये लेक्चर लेते लेते क्लिक हुआ है, सो वो वीडियो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा. उस वीडियो में ऐसा था कि ड्रोन होते हैं, ड्रोन जैसा यहाँ पे दिख रहा है ना, ड्रोन. अब वो ड्रोन कैमरा नहीं, ड्रोन पूरा सिस्टम है जिसमें से सीड्स होते हैं, वो शूट होंगे इनटू द ग्राउंड एंड दीज सीड्स आर हैविंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वो उतना ही ग्राउंड के अंदर जाएगा जितना जरूरी होता है एक पौधे को उगाने के लिए. और ऐसी ये मशीन 10,000 ट्रीज को प्लांट कर सकता है, ऐसा ये ड्रोन मशीन था. और ऐसा ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी कामकाज शुरू हो चुका है बिकॉज those Australians are very conscious about preserving the forest. तो देखना पूरा ऑस्ट्रेलिया सेंटर में कुछ नहीं है, जितना भी ऑस्ट्रेलिया है पूरा बॉर्डर पे ही है, क्योंकि सेंटर में जो फॉरेस्ट एरिया है वो उनको संभाल के रखने में ज्यादा इंटरेस्ट है. एंड दोज पीपल आर रियली कॉन्शियस अबाउट द एनवायरमेंट, क्योंकि उन्होंने ही मैक्सिमम कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस किए है. क्योंकि वहां पर जो सनलाइट है वो इतनी खराब आती है कि आपको स्किन कैंसर हो जाएगा इफ योर स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट. सो दे हैव बोर्न दोज कॉन्सिक्वेंसेस एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे हैव बिकम मोर कॉन्शियस टू डेवलप द फॉरेस्ट. और उनके पास ही ऐसी एक मशीन आई है जिससे 1 बिलियन ट्रीज विल बी प्लांटेड इन 1 ईयर. एंड जस्ट इमेजिन, इतने सारे ट्रीज अगर हर कंट्री में प्लॉट होने शुरू हो गए तो कितना मजा आएगा. हम वापस उस दुनिया में जा पाएंगे विच वॉज फुल ऑफ फॉरेस्ट, फुल ऑफ ग्रीनरी. ओके, एनीवेज, सो इन सारी चीजों पे भी हमें काम करना चाहिए. ये काम करने के लिए भी आपको लोग चाहिए होंगे, सो अपने आप क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा. ओके, उसके बाद अकॉर्डिंग टू डॉक्टर MS स्वामीनाथन, if development is encouraged towards agricultural sector, then many times more employment can be created. तो ये तो हम साबित कर ही चुके हैं कि employment created by agriculture is the maximum as compared to industrial sector and service sector. और इसीलिए हर साल आप देखोगे इंडियन बजट में भी मैक्सिमम बजट कौन से सेक्टर को एलोकेट होता है? एग्रीकल्चरल सेक्टर को. और किसकी इनकम पे टैक्स नहीं लगाया गया? एग्रीकल्चरल इनकम की, ताकि वो सेक्टर डेवलप हो तो उससे एम्प्लॉयमेंट और बढ़े, उनकी इनकम बढ़े जो गरीब लोग हैं. सो पुअर शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम रिच, ताकि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को भी हम रिड्यूस थोड़ा बहुत कर सके. ठीक है, तो ये आंसर तो हो गया. अब हमें इसको लर्न करना है
मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, तो क्या स्टेटमेंट आया, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कौन करेगा, मेजर्स रिड्यूस करेंगे। सो मेजर्स आए और अनएम्प्लॉयमेंट को नॉक डाउन कर दिया, ठीक है, और ये करेंगे हम ही। तो स्टेटमेंट में रेड में क्या लिखा है, आई रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, सो आई रिड्यूस इज योर आंसर। I for infrastructure facilities expansion, R for rate of economic development be increased, E for employment oriented education, D for development of cottage and small scale industries, U for uniform and speedy expansion of green revolution, C for control of population, and E for employment oriented education. ओके एक बार फिर से देख लेते हैं, मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, I reduce, I for infrastructure facilities expansion, R for rate of economic development be increased, E for employment oriented planning, D for development of cottage and small scale industries, U for uniform and speedy expansion of green revolution, C for control of population, and E for employment oriented education. ओके तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके बाय।